हाँ जी मेरे बच्चों की हाल है, सब मौज बार है। मैं आपका दोस्त सी अनुज सिंह तोमर। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। हमारा चल रहा है एएस वार्म अप बैच और आज है हमारा डे नंबर 4। दैट मींस फोर्थ डे। 3 एएस कर चुके हैं अभी तक 3 दिन में। एएस 1 कर चुके हैं, एएस 2 कर चुके हैं, एएस 4 कर चुके हैं और आज हमारी बारी है एएस 5 की, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। दिस इज मोस्ट इंटरेस्टिंग और ऑफ कोर्स अगर आपको पीएनएल के बेसिक्स के बारे में जानना है कि सर ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स क्या होते हैं, ये एक्सेप्शनल आइटम्स क्या होते हैं, ये प्रॉफिट प्रायर पीरियड आइटम्स क्या होते हैं, पीएनएल में चीजें कहां कैसे दिखाई जाती हैं, तो सर ये एएस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हार्डली इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे प्रैक्टिकल भी बहुत ज्यादा है। क्लियर है? आप जब भी किसी भी कंपनी में जाओगे और आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो आपको मिलेगा पीएनएल अकाउंट और पीएनएल अकाउंट में मिलेंगी आपको ये सारी चीजें जो एएस 5 आपको बताने वाला है। क्लियर है? तो सीए फाउंडेशन जिन बच्चों ने एग्जाम दे दिए हैं वो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, या सी इंटर वाले बच्चों, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉलेजेबल भी है और सर जी एग्जाम के लिए तो तोड़ मेहनत करने वाले हैं। क्लियर? तो बिना देरी के साथ में इस एएस की शुरुआत करता हूं और ऑफ कोर्स अगर आपको मेरी ये सारी चीजें बढ़िया से समझ आ रही है और मजा आ रहा है तो सर जी चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि कई ने अभी तक नहीं किया है। थैंक यू सो मच। शुरुआत करते हैं, चलो जी बच्चों। सर जी इस एएस में मेरे पास नाम में ही अगर आप ध्यान से देखो तो टोटल 4 बातें लिखी हुई हैं। कह रहा है नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, मतलब आपको पहले प्रॉफिट लॉस के बारे में थोड़ी बातें बताई जाएंगी, फिर प्रायर पीरियड आइटम दूसरी बात, फिर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी तीसरी बात और इसी में चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेटेड जो नाम में नहीं है तो वो भी चौथी बात आपको करी जाएगी। तो टोटल 4 बातें, छोटी सी 4 बातें और इन्हीं 4 बातों में मेरा एएस टाटा बाय बाय कर देगा। अगर मैं पहली बात करूं मेरे बच्चे, अगर मैं फर्स्ट बात करूं तो सबसे पहली बात है नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। मतलब ये ना आपको ये बताता है कि सर जी हमारी जो इनकम एक्सपेंस है, जो भी हमारे बिजनेस में इनकम बोले तो आय और हमारे खर्चे उनकी कैसे डिस्क्लोजर होना है, कहां उनको दिखाया जाएगा, उनकी क्या प्रेजेंटेशन रहेगी। तो नॉर्मली हमारा जो एएस जनरल पॉइंट कहता है वो कहता है सर जी जितनी भी आपके आइटम है इनकम और एक्सपेंस, कैसेट लायबिलिटी के ऊपर बात नहीं करता, इधर 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 एमसीक्यू बनता है इस क्वेश्चन इस एएस से ज्यादातर। पहली बात कहता है कि सर जी जितने भी आइटम है, चाहे वो इनकम अराइज कर रहे हैं चाहे वो खर्चा है, वो आपके सिर्फ और सिर्फ कहां रिकॉर्ड होंगे, पीएनएल में। मतलब आपको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाना पड़ेगा और उस स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में सारी इनकम आएंगी, इनकम साइड में सारे खर्चे आएंगे, खर्चे साइड में दैट मींस इनकम और एक्सपेंस सारे के सारे कहां रिकॉर्ड होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस साइड में। ये एकदम जनरल बात है, ये बच्चा जानता है जो अकाउंट्स को जानता है। वो एएस में लिखा हुआ है एएस 5 में कि सर जी आपकी सारी इनकम एक्सपेंस कहां रिकॉर्ड होंगी, सर आपके पीएनएल में। बट इसकी एक्सेप्शन है, कहता है एक्सेप्ट अगर कोई एएस, कोई और एएस, मतलब एएस 5 के अलावा कोई और एएस में कोई इनकम एक्सपेंस और उसका ट्रीटमेंट पीएनएल के अलावा कहीं और दिया हुआ है कि आपको उसको यहां रिकॉर्ड करना है तो वो फॉलो होगा। मतलब पहली बात खत्म, बेसिक सी बात पहली कि जितनी भी इनकम एक्सपेंस आपके बिजनेस में राइज हो रहे हो वो सारे के सारे इनकम एक्सपेंस कहां रिकॉर्ड होंगे, पीएनएल में शो होंगे। और एक्सेप्शन ये है कि अगर किसी एएस ने एएस 5 के अलावा कोई और एएस में कोई इनकम एक्सपेंस का अलग ट्रीटमेंट दिया हुआ है तो आपको वो ट्रीटमेंट फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, आपका एएस 10 कहता है मेरे बच्चे कि रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो रहा है तो वो पीएनएल में नहीं जाएगा, वो जाएगा रिवैल्यूएशन रिजर्व में। तो दैट मींस फिर आपको वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में डालना है, पीएनएल में नहीं डालना। बोरिंग कॉस्ट आप खर्चे में डालते हो लेकिन वो एएस 16 कहता है कुछ नेचर में कई जगहों पे अगर वो क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड है तो वो कैपिटलाइज होगा, तो दैट मींस वो एसेट में ऐड हो जाएगा। इसका मतलब है कि वो आपके खर्चों में नहीं जाएगा, पीएनएल में नहीं जाएगा। ऐसे ही एक एक्सचेंज डिफरेंस, आपको पता है एक्सचेंज डिफरेंस में भी जो एक्सचेंज लॉस है उसका ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा। अगर आपका लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम है तो हो सकता है वो आपकी एसेट में ही पैरा 46 के हिसाब से डील हो जाए या फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम डिफरेंस अकाउंट में जाए, वटएवर, मतलब पीएनएल में जाके उसकी कुछ और ट्रीटमेंट हो जाए तो आपको वो ट्रीटमेंट फॉलोज करने पड़ेंगे। मतलब सिंपल सी बात है, जनरल पॉइंट ये है कि आपकी सारी इनकम एक्सपेंस कहां रिकॉर्ड होंगी, पीएनएल में। लेकिन अगर इसके अलावा कोई और एएस कहीं और ट्रीटमेंट बोल रहा है तो आपको वो ट्रीटमेंट फॉलो करना पड़ेगा। पहला पॉइंट खत्म। दिस इज द जनरल बेसिक पॉइंट जो आपको अकाउंट से बात करता है। नाउ जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप अलग से 4 तरीके से काम करोगे। मतलब इन 4 तरीकों को अलग से आप डिवाइड करोगे। मतलब पॉइंट कहने का मतलब है इनकम्स 2 तरीके डिवाइड होती है नॉर्मली, एक ऑर्डिनरी एक्टिविटी से और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी से, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूं जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे एज पर इवन शेड्यूल 3 भी बनाओगे तो आप प्रॉफिट एंड लॉस को 4 पार्ट में डिवाइड करोगे। एक आपके जो नॉर्मली ऑर्डिनरी एक्टिविटीज है,
ऑर्डिनरी मतलब जो आपके डे टू डे बिजनेस की नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है, उनकी इनकम और उनके एक्सपेंस नॉर्मल दिखाओगे, कोई दिक्कत नहीं। बट ये तीन चीजें बेटा कौन कौन सी, एक्सेप्शनल, इनको अलग से दिखाना पड़ेगा, मतलब हाईलाइट होनी चाहिए, अलग से सेपरेट डिस्क्लोजर पीएनएल में अलग से नजर आनी चाहिए। मतलब आप जब प्रॉफिट और लॉस दिखाओगे तो आप कहोगे पहले सारे प्रॉफिट ऑर्डिनरी एक्टिविटी से, सारे खर्चे ऑर्डिनरी एक्टिविटी से माइनस करोगे तो आपके पास निकल के आएगा प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी, ठीक है, प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डिनरी। फिर एक्सेप्शनल अलग दिखाएंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अलग दिखाएंगे, पीपीआई अलग दिखाएंगे, और फिर फाइनली लास्ट में आएगा नेट प्रॉफिट। तो इसका मतलब है पहले आपको प्रॉफिट ऑर्डिनरी एक्टिविटी का अलग से दिखाना है, उसके बाद एक्सेप्शनल अलग दिखाना है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अलग दिखाना है, प्रायर पीरियड अलग दिखाना है। अब पॉइंट ये है कि ऑर्डिनरी तो समझ आता है, ऑर्डिनरी तो समझ आता है, व्हाट अबाउट एक्सेप्शनल? एक्सेप्शनल क्या है, कह रहा है अकॉर्डिंग टू द, अगर मैं बात करूं तो AS5 कहता है कि सर कोई खर्चे या कोई इनकम ऐसी है जिसका साइज या नेचर, मतलब उस खर्चे का नेचर या साइज ऐसा है कि हमें उसका डिस्क्लोजर अलग से दिखाना रेलिवेंट जरूरी लग रहा है टू एक्सप्लेन द परफॉर्मेंस, कि भैया ये हमारी एंटिटी की अगर बेटर परफॉर्मेंस दिखाना है, प्रॉफिटेबिलिटी बोले तो परफॉर्मेंस, तो प्रॉफिट परफॉर्मेंस को अलग जस्टिफाई करना है तो मुझे इन एक्सपेंस को सेपरेट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल AS5 भी कहता है और हमारा शेड्यूल 3 भी कहता है कि हमें सेपरेट डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। और यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, एमसीक्यू के लिए या प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए, कि आपको इन आइटम्स का सेपरेट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा एज एक्सेप्शनल आइटम। मतलब मेरे लिए बिजनेस की ऑर्डिनरी एक्टिविटी है, ये मेरे बिजनेस में ऑर्डिनरी है, इनका ऑर्डिनरी में नेचर और साइज ऐसा है कि ये थोड़ा ऑर्डिनरी से एक्सेप्ट हो जा रहा है, अलग से एक्सेप्शनल आ जा रही है। क्या क्या है, मान लो आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक को आप वैल्यू करते हो कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो नॉर्मली हमारा एनआरवी बोले तो मार्केट वैल्यू हमेशा हाई रहती है, हम कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। बट अगर एट एनी टाइम, एट एनी ईयर आपकी एनआरवी डाउन जा रही है, मतलब ये एक इंडिकेशन है कि भाई आपका बिजनेस सही नहीं चल रहा है, आपका क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू है लोअर देन कॉस्ट, मतलब एनआरवी पे हुआ है, तो उस केस में आपको ये एक्सेप्शनली अलग से दिखाना पड़ेगा, सेपरेट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। और फ्यूचर में अगर इसकी रिवर्सल होती है तो वो भी आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ अब हम अपने बिजनेस को वापस ट्रैक पे ले आ रहे हैं, हमारी एनआरवी अब बढ़ गई है, क्लियर है। तो जब हमारा स्टॉक एनआरवी से कम जाएगा तो भी हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा, और जब फ्यूचर में हम कॉस्ट पे वापस आएंगे तो भी हमें सेपरेट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा एज एक्सेप्शनल आइटम। अगर आप एसेट को बेचते हो, मेरे बच्चे कोई भी फिक्स एसेट या इन्वेस्टमेंट को बेचते हो, तो ये आपके बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी नहीं है, तो ये एक्सेप्शनल एक्टिविटी है कि आपको इसे अलग से दिखाना पड़ेगा कि हमने एसेट को बेचने में ये प्रॉफिट कमाया, ये लॉस किया, ये इन्वेस्टमेंट को बेचने में प्रॉफिट लॉस, तो वो दिखाने पड़ेंगे। कोई लिटिगेशन एक्सपेंस है, कोर्ट एक्सपेंसेस वगैरह, सेटलमेंट हुई है या कोई भी खर्चे हैं तो वो आपको दिखाने पड़ेंगे। कोई लॉ के खर्चे हैं जो रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट से चेंज हुए, मान लो आपका कोई पीएफ है, कोई ईएसआई है, कोई ग्रेच्युटी है जो आपने रेट्रोस्पेक्टिवली आपने चेंज कर दिया, तो अगर आपने कोई रेट्रोस्पेक्टिवली खर्चा इंक्रीज करा है तो वो जो खर्चा इंक्रीज हुआ है उसका आपको अलग से एक्सेप्शनल आइटम देना पड़ेगा कि हमारे बिजनेस का ऑर्डिनरी तो है बट एक्सेप्शनल है। ऑर्डिनरी मतलब ऑर्डिनरी के अंदर एक्सेप्शनल आता है, ऑर्डिनरी में मतलब नॉर्मल आ गए, लेकिन ये हमें अलग से डिस्क्लोज करने की जरूरत है, ठीक है। कोई और प्रोविजन है, अगर मैंने उसकी रिवर्सल करी, देखो प्रोविजन बनाना इज अ नॉर्मल एक्टिविटी बट प्रोविजन की रिवर्सल होना इज अ एक्सेप्शनल एक्टिविटी। तो आपको इनमें से कोई भी चीजें अगर आपको नजर आ रही हैं तो आप उन्हें एक्सेप्शनल बोलोगे और आप उसे ऑर्डिनरी में नहीं चिपका दोगे, आप उनको सेपरेट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। नाउ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम क्या है, कह रहा वो आइटम्स, वो इनकम और एक्सपेंस, वो इनकम और एक्सपेंस जो अराइज हो रहे हैं ऐसे इवेंट या ट्रांजैक्शन से जो बिजनेस की ऑर्डिनरी एक्टिविटी से बिल्कुल अलग है। मतलब पहली बात वो इनकम एक्सपेंस है, दूसरी बात ये बिजनेस की ऑर्डिनरी एक्टिविटी से बिल्कुल अलग है, और तीसरा ये एक्सपेक्टेड नॉट रिकरिंग, दैट मींस नॉन रिकरिंग, नॉट एक्सपेक्टेड टू रेगुलरली। तीन कंडीशन अगर आपकी पूरी होती हैं तो उन आइटम्स को क्या बोलोगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। मतलब वो खर्चे और इनकम जो आपके बिजनेस की एक्टिविटी से बिल्कुल अलग हैं और ये बिजनेस में रेगुलरली नहीं होते हैं, तो उनको हम बोलेंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और मुझे इनका भी सेपरेट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। फैक्ट्री में लॉस हो जाना, नेचुरल डिजास्टर, भूकंप आ जाना, सुनामी आ जाना, ये मेरे बिजनेस की ऑर्डिनरी एक्टिविटी नहीं है और ये रोज नहीं होती है, और इससे जो नुकसान है ये मेरे लिए कौन सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस है। ग्रांट मिलना इज अ नॉर्मल थिंग, ग्रांट मिलना इज अ नॉर्मल थिंग, मेरे बच्चे ध्यान रख लो, ग्रांट मिलना इज अ नॉर्मल थिंग, लेकिन ग्रांट रिफंड होना इज नॉट नॉर्मल थिंग। वहां पे आपको ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी माना जाएगा कि आपकी बिजनेस में ऐसा कुछ हो गया जो आपको बिजनेस को ग्रांट जो गवर्नमेंट ने आपको प्रमोट किया था वो आपसे वापस ले रही है। वॉलंटरी रिटायरमेंट एक्सपेंडिचर, अगर अपने एम्प्लॉइज को आप वॉलंटरी रिटायर कर रहे हो कि भैया जाओ चलो निकलो बाय टाटा टाटा टाटा, तो उस केस में जो भी आपने दिया वो भी आपके लिए नॉट
ऑर्डिनरी, दीज आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ये एग्जांपल्स आपके लिए एक तरह के एमसीक्यू या क्वेश्चंस ही बन जाएंगे। क्लियर है? तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम मतलब 3 कंडीशन। पहला बेटा ये डेफिनेशन आप एग्जाम में लिख के आओगे जब भी आपके लिए मेन क्वेश्चन आएगा, ठीक है? यही डेफिनेशन चिपका के आओगे, चाहे आप इसे याद कर लो। इनकम और एक्सपेंस अराइज फ्रॉम एनी इवेंट जो आपका क्लियरली डिस्टिंक्ट है और आपका ऑर्डिनरी एक्टिविटी में ये रेगुलरली नहीं है, तो आपको इसका सेपरेट डिस्क्लोजर चाहिए। प्रायर पीरियड आइटम क्या है? ये भी इनकम एक्सपेंस है, ये अराइज हुए हैं करंट ईयर में। ये अराइज मतलब पता चले करंट ईयर में, लेकिन ये इस साल से बिलोंग नहीं करते, ये पिछले सालों के हैं। और पिछले साल हमने इन्हें रिकॉर्ड क्यों नहीं किया था? क्योंकि या तो हमसे गलती हो गई थी या हमसे भूल गए थे। मतलब पिछले साल की कोई भी गलती या पिछले साल की कोई भी भूल इस साल पता चली है, तो इस साल मुझे उसमें मिक्स नहीं कर देना है, मुझे उसको सेपरेटली शो करना। ऑफ कोर्स इनकम एक्सपेंस छोड़ूंगा तो नहीं, चाहे वो इस साल का हो चाहे पिछले साल को। पिछले साल का पिछले साल ही रिकॉर्ड होना चाहिए था, पर भूल गया तो क्या मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा? क्या रिकॉर्ड तो करूंगा मेरे बच्चे, बट मुझे बताना पड़ेगा ये मेरी गलती है। सर जी ये मुझसे गलती हो गई, मुझसे छूट गया, तो अभी रिकॉर्ड करोगे। प्रायर पीरियड आइटम मतलब पुरानी गलतियां, पिछली जन्म की गलतियां, मतलब पिछले सालों की गलतियां, जो भी गलतियां हैं वो आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो 3 चीजें आपको सेपरेटली अलग दिखानी पड़ेंगी। मतलब अगर मैं पीएनएल की बात करूं, तो पीएनएल क्या बोलेगा? दैट इज ये इनकम एक्सपेंस है, ये आपके पर्टिकुलर ये इनकम शेड्यूल 3 के हिसाब से। तो आप पहले इनकम निकालोगे, तो इनकम में पहले आप नॉर्मली अपनी जो भी ऑर्डिनरी इनकम है वो लिखोगे, फिर आप खर्चे लिखोगे। यहां पे भी खर्चे कौन से होंगे? ऑर्डिनरी खर्चे जो शेड्यूल 3 के हिसाब से आएंगे। आपका प्रॉफिट आएगा, लेकिन ये प्रॉफिट कैसे बोला जाएगा? प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल, ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी और फिर आपका पीपीआई मतलब प्रायर पीरियड आइटम। तो मतलब ये जो प्रॉफिट आया ये ऑर्डिनरी बिजनेस से आया, फिर आप इसमें एक्सेप्शनल आइटम की प्लस माइनस करोगे, ठीक है? तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड पीपीआई, ठीक है? फिर आप इसमें से सर अपना एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के साथ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम की प्लस माइनस करोगे, अगर इनकम है तो ऐड करोगे, खर्चे है तो लेस करोगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम की ट्रीटमेंट करोगे, फिर आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर पीपीआई, फिर पीपीआई का प्लस माइनस होगा, और फिर लास्ट में आपका आ जाएगा क्या? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस करोगे तो आपकी आ जाएगी नेट प्रॉफिट। तो इस तरीके से पीएनएल में डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि मतलब आपको हर चीज अलग अलग शो करनी पड़ेगी। दैट्स इट सर जी, दैट्स इट, खत्म हो गया यहां पे ये पॉइंट। नाउ लास्ट पॉइंट, चेंज इन अकाउंटिंग। सबसे पहले है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अगर बेटा पॉलिसी की बात करूं तो इस पे मैं ऑलरेडी बात नहीं करूंगा, AS1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अकाउंटिंग पॉलिसी में जल्दी से रिवाइज करा देता हूं। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी आर दोज स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ अप्लाइंग दीज प्रिंसिपल इन प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने में या प्रेजेंट करने में जो भी आपने मेथड या प्रिंसिपल फॉलो किए हैं उन्हें हम एक लाइन में बोले तो अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं। अकाउंटिंग पॉलिसीज को आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट 3 वजह होनी चाहिए। रिक्वायर्ड बाय AS, रिक्वायर्ड बाय लॉ, रिक्वायर्ड बाय बेटर प्रेजेंटेशन। अगर आप इन 3 वजह से चेंज करते हो तो चेंज करो, कोई टेंशन नहीं है। बट अगर आपने चेंज किया और उसका मटेरियल इंपैक्ट पड़ रहा है तो आपको उसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। डिस्क्लोजर कैसे करना पड़ेगा? अगर आपका करंट ईयर में पड़ रहा है, आप अमाउंट निकाल सकते हो तो आपको अमाउंट डिस्क्लोज करना पड़ेगा, और अगर करंट ईयर में नहीं है या अमाउंट नहीं निकाल सकते फ्यूचर ईयर में तो आपको फैक्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा। लेकिन अगर मटेरियल इंपैक्ट नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मतलब पीएनएल में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, तो आपको कोई डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही सेम चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी मेरे बच्चे। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी की अगर मैं बात करूं, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट बोले तो सर अनुमान कि आपने कोई भी फ्यूचर का खर्चा प्रिडिक्ट कर रहे हो, कोई भी फ्यूचर की इनकम प्रिडिक्ट कर रहे हो कि भैया ये होना चाहिए, तो वो एस्टीमेट है। अब एस्टीमेट में आपने जो भी चेंज करा है, मान लो आपने कोई रेजिडुअल डेप्रिसिएशन लगाते टाइम यूजफुल लाइफ एस्टीमेट करी, आपने रेजिडुअल वैल्यू एस्टीमेट करी, आपने मेथड का पैटर्न एस्टीमेट करा, व्हाटएवर। और अगर आपका फ्यूचर में जाके AS बोलता है कि आपको हर साल आपको रिव्यू करना पड़ेगा कि जो अकाउंटिंग एस्टीमेट आपने सोचे थे, क्लियर है? बहुत सारे एस्टीमेट सोचते हो आप, AS 15 में आप एम्प्लॉय बेनिफिट के नाम पे बहुत सारे सोचते हो, तो जो भी एस्टीमेट आपने लगाए और उन एस्टीमेट को हर साल आपको क्या करना पड़ेगा? रिव्यू। और अगर रिव्यू करते टाइम आपका चेंज आता है तो उस चेंज को बोलेंगे हम चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, और आपको इनका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा इफ देयर इज अ मटेरियल इंपैक्ट। सेम एज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कि अगर आपको मटेरियल इंपैक्ट नजर आता है करंट ईयर में या फ्यूचर फाइनेंशियल ईयर में, इफ आंसर इज यस तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, और इफ आंसर इज नो, नो डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड। और अगर है तो आपको अमाउंट निकाल सकते हो तो अमाउंट का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, और अगर अमाउंट नहीं निकाल सकते हो तो आप फैक्ट बता दो कि भैया अमाउंट की जगह हम ये चीजें डिस्क्लोज कर रहे हैं क्योंकि अमाउंट नहीं निकाल सकते, तो आप करना पड़ेगा। ऑलवेज कुछ बातें याद रखनी है। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी प्रोस्पेक्टिव्स और एस्टीमेट प्रोस्पेक्टिवली होगा, कभी भी रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं होगा। और अगर
आपको डिफिकल्टी आती है कि सर ये अकाउंटिंग पॉलिसी है या अकाउंटिंग एस्टीमेट है, आपको नहीं समझ आ रहा है ये पॉलिसी है या एस्टीमेट है, तो सर आप ऑलवेज मान लोगे क्या, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, दैट इज ये AS5 ने क्लियरली लिखा है कि अगर आप डिफाइन नहीं कर पा रहे हो ये पॉलिसी है एस्टीमेट है तो आप एस्टीमेट मान के अपने काम कर डालोगे। खत्म हो गया सर मेरा AS5, खत्म सर जी खत्म। ऑलमोस्ट 12 मिनट में मैंने ये AS खत्म करा, 1 मिनट आपकी स्टार्टिंग के लिए और 12 मिनट में खत्म।